नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मंजीत यादव आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे इथोलॉजी के बारे में कि इथोलॉजी क्या होता है। देखिए, इथोलॉजी का मीनिंग होता है बिहेवियर का स्टडी। किसी भी एनिमल्स के बिहेवियर का स्टडी ही क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। परंतु वास्तव में इथोलॉजी है क्या? कि जब प्राचीन समय था तो प्राचीन समय में इथोलॉजी इतना अपने प्रचलन में नहीं था, परंतु वर्तमान समय 19वीं और 20वीं शताब्दी जैसे ही आई तो आपका इथोलॉजी क्या हो गया? आपका प्रचलन में एकदम से आया। ठीक है, तो इस इथोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? तो हम देखें कि इथोलॉजी एक ब्रांच है, इथोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इथोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, अब देखो ये साइंस का ब्रांच है, ये अपने को पता है, परंतु इथोलॉजी होता क्या है वो देखिए। जैसे आपके पास होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? किसी भी सेल की स्टडी का अध्ययन करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी, तो जो एम्ब्रियोलॉजी आपका होता है इसमें हम किसी भी एम्ब्रियो की इनिशियल स्टेज से उसकी मोर डेवलप या एडवांस स्टेज तक क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, ऐसे अपन इकोलॉजी पढ़ते हैं। इकोलॉजी में हम अपने एनवायरनमेंट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको करते हैं अपन इकोलॉजी में स्टडी। इसके अलावा अपने पास फाइकोलॉजी आता है। फाइको यानी होता है एल्गी और लॉजी यानी होता है स्टडी। तो ये सभी एक साइंस की ब्रांचेज होती है, जैसे साइटोलॉजी हुआ, एम्ब्रियोलॉजी हुआ, इकोलॉजी हुआ, फाइकोलॉजी हुआ। उसी प्रकार अपने पास जो इथोलॉजी है वो भी एक साइंस की ब्रांच है, जहां पर हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये बात हुई अपने पास इथोलॉजी की कि इथोलॉजी है क्या? तो एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी एनिमल के बिहेवियर का साइंटिफिक क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। अब इस इथोलॉजी को समझने से पहले हम इस इथोलॉजी जो वर्ड है इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं कि इथोलॉजी वर्ड से अपने पास क्या मिलता है। तो देखिए, यहां आपका इथोलॉजी है। आप क्या करेंगे? इस इथोलॉजी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हो गया आपके पास इथोस। क्या होगा? इथोस। और इथोस क्या है? अपने पास एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अपने पास हैबिट। क्या होता है? हैबिट। और हैबिट यानी क्या होता है? स्वभाव। किसी भी जीव का उसका स्वभाव कैसा है? देखिए, इस वर्ड को समझिए स्वभाव। मान लीजिए कोई ह्यूमन है, वो किसी रास्ते से जा रहा है और रास्ते में जाने पर उसे कोई रेस्पॉन्स दिया। किसी ने क्या दिया? उसको रेस्पॉन्स दिया। मान लीजिए मैं जा रहा हूं और किसी ने मेरे को कोई बात बोली, तो उसके प्रति मेरी अनुक्रिया, मेरा रेस्पॉन्स क्या होगा? वो मेरा बिहेवियर है। ठीक है, तो यहां पर हो गया अपने पास हैबिट यानी उसका स्वभाव। और हैबिट का जो मीनिंग होता है यूजुअली या सामान्यतः वो होता है बिहेवियर। ठीक है, तो हैबिट का मीनिंग क्या होता है? यूजुअली इसका होता है बिहेवियर। ये देखिए, यहां पर अपने पास बिहेवियर एक शब्द आया है। किससे? इथोलॉजी को जब अपन ने ब्रेक किया है इथोस में। ठीक है, और इथोस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है हैबिट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्वभाव। और इस हैबिट को यूजुअली हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर। अब अपने को मेन जो स्टडी करनी होती है वो इस बिहेवियर की ही करनी होती है कि ये बिहेवियर क्या होता है। परंतु इससे पहले हम एक बार और देख लेते हैं कि इसका दो वर्डों में डिवाइड हुआ है। एक होता है इथोस और एक होता है लॉजी। ठीक है, और लॉजी का मीनिंग क्या होता है? अपने पास स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी एनिमल के बिहेवियर का स्टडी। ठीक है, यहां इस वर्ड से अपने को यह बात पता चल रही है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वह एनिमल्स हो, चाहे वह प्लांट्स हो, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वह प्रोटोजोआ हो, ठीक है,
उनके बिहेवियर का स्टडी ही अपने पास क्या कहलाता है, इथोलॉजी। तो यहां पर अपने पास इथोलॉजी की एक आपने बोले अपने को एक डेफिनेशन प्राप्त हुई है कि जो इथोलॉजी है वो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, इथोस प्लस लॉजी। यहां इथोस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हैबिट यानी कि स्वभाव, और इसका यूजुअली या सामान्यतः मीनिंग होता है बिहेवियर। और बिहेवियर की क्या करना, स्टडी करना ही आपका क्या कहलाता है, इथोलॉजी। अब यहां बिहेवियर क्या है, इस वर्ड को अपने को समझना है कि बिहेवियर क्या है। देखिए आपके पास मान लीजिए बिहेवियर में आपको बताता हूं कि कोई आपके पास पिकॉक है, ठीक है, आपके पास पिकॉक है या मोर है। वो मोर जब रेनी सीजन आएगा, क्या आएगा आपके पास, रेनी सीजन जब आएगा तो आपके पास जो मेल है, आपके पास क्या मेल पिकॉक होगा, वो अपने पंखों, क्योंकि मेल जो आपका पिकॉक होता है, मोर होता है, उसके जो विंग्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसको रेनी सीजन आता है वो अपने पंखों को फैलाता है। जैसे ही उसने अपने विंग्स को फैलाया और एक स्पेसिफिक प्रकार की साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है, पंखों को फैलाया और फैलाने के साथ ही उसने एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड प्रोड्यूस की, ठीक है, ये उसका क्या हुआ, बिहेवियर हुआ। पर वो बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, कोई भी एनिमल अपना बिहेवियर शो करने के लिए, कोई भी एनिमल अपना बिहेवियर शो करने के लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करता है उस बिहेवियर से। बिहेवियर तभी शो करेगा वो ताकि वह उस बिहेवियर से कुछ प्राप्त कर सके। तो जैसे ही उसने अपने विंग्स फैलाए, अपनी एक स्पेसिफिक प्रकार की साउंड प्रोड्यूस की, तो उसने ये काम क्यों किया, उसने फीमेल पिकॉक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए काम किया, ठीक है। तो ये उसका बिहेवियर था कि वह फीमेल पिकॉक को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करे, ठीक है। तो ये मोर का अपने पास बिहेवियर हो गया। इसके अलावा अपन बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन की बात करें तो उसमें क्या होता है आपके पास, देखिए कि दो जब मेल और फीमेल स्कॉर्पियन आपस पास आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने आगे वाले जो उनके लेग होते हैं उनसे यूं अटैच होते हैं और एक डांस करते हैं, ठीक है। तो ये भी उनका बिहेवियर हो गया, ठीक है। ये बिहेवियर क्यों हुआ, क्योंकि यहां मेल क्या करता है, फीमेल के साथ मेटिंग करके या रिप्रोडक्टिव जो टाइम होता है उसको शो करता है। तो ये उसका बिहेवियर हो गया। इसके अलावा आप देख लीजिए ह्यूमन की बात करते हैं बिहेवियर में। ह्यूमन है, ह्यूमन को अपने पास पिन लगता है, जैसे ही उसको पिन लगता है तो एकदम से अपने हाथ को उठाता है, तो वो उसका बिहेवियर हो गया। और बिहेवियर क्यों होता, क्योंकि उसको एक रेस्पॉन्स मिला है कि भैया आपके यहां पर कोई भी पिन लग गया, ठीक है, पिन चुभ गया, आप अपने हाथ को यहां से उठाइए, तो ये आपका बिहेवियर है, ठीक है। तो ये आपके पास बिहेवियर आ गया। अब हम बिहेवियर को एक चीज और डिफाइन करते हैं कि बिहेवियर होता क्या है। तो बिहेवियर की मैंने बता दिया कि कोई भी एनिमल्स किसी भी स्टिमुलेट आने पर या कोई भी उद्दीपन आने पर उसके प्रति जो अनुक्रिया करता है या उसके प्रति जो रेस्पॉन्स देता है वही उसका बिहेवियर है। फिर से बोलता हूं बिहेवियर क्या है। मैंने मोर का एग्जांपल दिया कि फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक बिहेवियर दिखाता है, अपने विंग्स को फैलाता है, एक स्पेसिफिक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो उसका बिहेवियर है। अब आप देखिए यहां बिहेवियर है क्या कि किसी विशेष प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ही उसका क्या कहलाता है, किसी भी एनिमल का बिहेवियर। यानी कि किसी भी एनिमल का किसी स्टिमुलस आने पर, कोई भी स्टिमुलस आने पर वह उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स शो करेगा, वह उसका बिहेवियर होता है। तो हम यहां बिहेवियर को एक तरीके से फिर से समझते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। देखिए बिहेवियर में होता है क्या, अपने पास एनिमल्स और उसके एनवायरमेंट के बीच इंटरेक्शन। एक तो होता है एनिमल और उसके एनवायरमेंट के बीच इंटरेक्शन, और एक एनिमल का उसी सेम स्पीसीज के एनिमल के साथ इंटरेक्शन, या फिर उस एनिमल का किसी अदर स्पीसीज के साथ इंटरेक्शन। ये अपने पास क्या होता है, उसका बिहेवियर होता है। तो हम देखते हैं एक बार बिहेवियर क्या होता है। मान लीजिए अपने पास कोई एनिमल है, क्या है, एनिमल है। इस एनिमल का इंटरेक्शन हो रहा है किसके साथ, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनवायरमेंट के साथ। तो हम यहां लिख सकते हैं एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के साथ साथ इसका इंटरेक्शन, इस एनिमल का इंटरेक्शन किसके साथ हो सकता है, किसी सेम स्पीसीज। तो हम यहां लिख सकते हैं सेम स्पीसीज का कोई भी एनिमल हो, या फिर उसका डिफर
स्पीसीज का कोई भी एनिमल हो। तो ये अपना एक बिहेवियर शो करेंगे कि यदि कोई एनिमल एनवायरमेंट के साथ कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, कोई अनुक्रिया दे रहा है, अगर कोई एनिमल आपका किसी एनवायरमेंट के किसी फैक्टर के लिए कोई रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो उसका बिहेवियर है। अगर कोई एनिमल अपनी सेम स्पीसीज के ही प्राणी के लिए कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, कोई अनुक्रिया प्रदर्शित कर रहा है, तो वो उसका बिहेवियर है। यदि वह किसी डिफरेंट स्पीसीज के साथ क्या कोई रेस्पॉन्स दे रहा है तो वो उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो हम यहां इन सभी बिहेवियर्स है उनका एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझते हैं। सबसे पहले देखो कोई भी एनिमल है, ठीक है, तो यहां पर अपन ने देखा कि कोई एनिमल का एनवायरमेंट के साथ बिहेवियर कैसा होता है। यहां इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है साइबेरियन क्रेन। ठीक है, क्या होता है साइबेरियन क्रेन। अब देखिए साइबेरियन क्रेन क्या आती है कि साइबेरियन क्रेन जो होता है वो मेनली अपने पास कोल्ड एनवायरमेंट में पाया जाता है। वहां पर ये क्या करता है, सर्वाइव करता है। परंतु जैसे ही वहां का जो आपके पास क्या है एनवायरमेंट है वो वार्म होने लगता है, वो गर्म होने लगता है, तो वो क्रेन वहां से माइग्रेट होकर कोल्ड एनवायरमेंट की तरफ आती है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी एनिमल या अपन बोले साइबेरियन क्रेन होती है, वो क्या कर रही है, एनवायरमेंट से क्या ले रही है, रेस्पॉन्स ले रही है। देखिए कैसे ले रही है कि ये आपके पास साइबेरियन क्रेन है, ये पहले जिस क्षेत्र में रहती थी वहां का टेम्परेचर क्या था, लो था, यह उसके प्रति क्या था, अनुकूल था, और अनुकूल परिस्थितियों में ये अपना जीवन यापन कर रहा था। परंतु जैसे ही उस स्थान का टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जैसे ही इंक्रीज हुआ तो वो किधर जाएगी, आपके पास साइबेरियन क्रेन लो टेम्परेचर की और क्या कर जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसका बिहेवियर हुआ, और बिहेवियर क्या हुआ, एनवायरमेंट के साथ इफेक्ट हुआ उसका बिहेवियर। ठीक है, तो ये देखिए एनिमल का एनवायरमेंट के साथ जो इफेक्ट हो रहा है वो उसका बिहेवियर है, यानी कि उसका बिहेवियर है कि वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की यानी कि वार्म रीजन से कोल्ड रीजन की ओर माइग्रेट करना उस साइबेरियन क्रेन का क्या है, उस साइबेरियन क्रेन का बिहेवियर है। ठीक है, तो इस बिहेवियर में हुआ क्या, साइबेरियन क्रेन वाले में यहां एनिमल था वो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्शन शो कर अपना बिहेव क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, और यहां पर देखो रेस्पॉन्स देने का, इस माइग्रेशन को रेस्पॉन्स देने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपके पास टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि कोई भी बिहेवियर तभी शो होगा, मान लीजिए मैं हूं और मेरा बिहेवियर आपको तभी पता चलेगा जब मुझे कोई स्टिमुलस देगा, मुझे कोई स्टिमुलेट करेगा तो ही मेरे बिहेवियर का पता चलेगा, अदरवाइज मेरे बिहेवियर का पता नहीं चलेगा। मान लीजिए मैं एक स्थान पर बैठा हूं और मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं तो आप मेरे बिहेवियर का अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके लिए मेरा बिहेवियर देखने के लिए आपको एक स्टिमुलस देना पड़ेगा, एक स्टिमुलेट देना पड़ेगा, एक उद्दीपन देना पड़ेगा, और मैं उस उद्दीपन के प्रति कैसी अनुक्रिया दर्शा रहा हूं। ठीक है, आपके द्वारा दिए गए उद्दीपन या स्टिमुलेट के लिए मैं कैसी प्रतिक्रिया दर्शा रहा हूं, कैसा रेस्पॉन्स दे रहा हूं, वो मेरा बिहेवियर है। इसी प्रकार साइबेरियन क्रेन का होता है कि ये टेम्परेचर के प्रति क्या कर रही है, रेस्पॉन्स दे रही है, और टेम्परेचर के प्रति रेस्पॉन्स देकर ये क्या करती है, वार्म रीजन से कोल्ड रीजन की ओर माइग्रेट कर रही है, ये इसका बिहेवियर होता है। और इसको क्या जो स्टिमुलेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, कोई भी सेम स्पीसीज, मान लीजिए यहां स्पीसीज ए है और यहां भी एक स्पीसीज ए है, इन दोनों स्पीसीज के बीच का जो इंटरेक्शन है वो भी उनका बिहेवियर है। और इसका अपन ने एग्जांपल देखा था पिकॉक। ठीक है, क्या देखा था, पिकॉक अपन ने इसका एग्जांपल देखा था। पिकॉक में अपन ने देखा था कि जो मेल पिकॉक होता है वो फीमेल पिकॉक को रिझाने के लिए क्या करता है, अपने पंखों को फैलाता है और एक स्पेसिफिक प्रकार का साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस करता है, और कौन से सीजन में, रेनी सीजन में। तो यहां पर जो स्टिमुलेट करने का काम करेगा वो कौन करेगा, आपके पास रेनी सीजन। ठीक है, तो रेनी जो सीजन है वो आपका स्टिमुलेट करने का काम यहां कर रहा है। ठीक है, हर फैक्टर में कोई ना कोई स्टिमुलेट जरूर रहेगा। यहां टेम्परेचर है
तो यहां आपका रेनी सीजन है। अब देख लीजिए आपके पास सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज है ए और एक स्पीसीज है आपके पास बी, यानी कि दोनों स्पीसीज क्या है, डिफरेंट है। अब दोनों स्पीसीज के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो उसका बिहेवियर होगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक रीजन होता है, एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मेरे पास रेबिट्स के नंबर 100 है। कितने हैं, रेबिट्स हैं, ठीक है। इस रीजन में हमारे पास क्या हो रहे हैं, कौन सर्वाइव कर रहा है, रेबिट सर्वाइव कर रहा है। परंतु अगर इस रीजन में लोयन आ जाए, ठीक है, अगर लोयन आ जाए तो ये रेबिट हैं वो इस क्षेत्र से क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। और ये माइग्रेट होना, रेबिट्स का अपने क्षेत्र से माइग्रेट होना, ये भी उसका क्या है, बिहेवियर है, ठीक है। और यहां पर इसको रेस्पॉन्स किसने दिया, और सॉरी स्टिमुलेट किसने किया, उद्दीपन किसने दिया, तो उद्दीपन यहां कौन था, लोयन, ठीक है। तो अपने को इस बात का पता चल चुका होगा इन एग्जाम्पल से कि आपके पास किसी भी बिहेवियर को शो होने के लिए उसको रेस्पॉन्स मिलना अति आवश्यक है। अगर उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हम वह अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है। यहां अपन ने देख लिया कौन सा, डिफरेंट या डिफर स्पीसीज के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है अपने पास, इथोलॉजी। और इथोलॉजी में ये क्या कर रहे हैं, अपना बिहेव शो कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में पहले रेबिट है और जैसे ही लोयन आया तो लोयन को देख, लोयन ने आते ही क्या बोला कि भैया अब मैं आ गया हूं, आप इस रीजन को खाली कीजिए, ठीक है, और इस रीजन को खाली कीजिए, नहीं अदरवाइज ये क्या करेगा, लोयन इनको क्या करेगा, इनका शिकार कर लेगा, ठीक है। तो आपको पता ये अपने शिकारी से बचने के लिए, ठीक है, अपने शिकारी के से बचने के लिए भी तो रेबिट इस क्षेत्र से माइग्रेट कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो माइग्रेशन का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो बिहेवियर है वो एक प्रकार का एडेप्टेशन भी शो करता है, यानी कि ये विपरीत परिस्थितियों में किसी भी एनिमल्स को क्या प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देखे अपन ने जब साइबेरियन क्रेन का एग्जांपल देखा था तो साइबेरियन क्रेन हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो लो टेम्परेचर की ओर माइग्रेट होता है। तो ये उसने क्या किया, एक उसका एडेप्टेशन है, ठीक है। यहां पर अपन ने पीकॉक की बात की, अगर पीकॉक रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो आगे अपनी संतति को कैसे बढ़ाएगा, तो ये भी उसका एक एडेप्टेशन का ही अपन टाइप मान सकते हैं। अब अपन ने ये सभी चीजें देखी तो ये चीजें देखने के बाद अपने को ये दिमाग में आया होगा कि ये सभी चीजें इकोलॉजी से रिलेट हो रही हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इथोलॉजी होता है, जो आपके पास इथोलॉजी होता है वो इकोलॉजी के निकट संबंधित एक ब्रांच होता है, ठीक है। इथोलॉजी होता है वो आपका इकोलॉजी के एक निकट संबंधित क्या होता है, ब्रांच होता है। अब देखिए हम बात करते हैं, एक मिनट इसको रफ करते हैं कि वास्तव में आपके पास जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर शो कैसे होता है, उस चीज को देखिए, ठीक है। तो हम यहां एक डायग्राम से आपको समझाएंगे कि मान लीजिए कोई एनिमल है, एनिमल को मैंने कोई स्टिमुलस दिया और जैसे ही मैंने उसको स्टिमुलस किया तो वो उसको क्या देगा, रेस्पॉन्स देगा, और रेस्पॉन्स जो देगा वही उसका क्या होगा, बिहेवियर होगा। जो आपका ये एनिमल है इसको मैं क्या दूंगा, स्टिमुलस। जैसे ही मैंने उसको क्या दिया, उद्दीपन दिया, ठीक है, उद्दीपन दिया तो ये क्या करेगा, एक रेस्पॉन्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स शो करेगा, यानी कि अनुक्रिया, ठीक है। जैसे ही इसने जो ये रेस्पॉन्स दिखाया यही उसका क्या होता है, बिहेवियर। ये आपको चीज ध्यान रखनी है कि जो एनिमल का बिहेवियर वो होता क्या है, कि किसी एनिमल को जब तक अपन उसको स्टिमुलेट नहीं करेंगे उसके बिहेवियर का पता नहीं चलेगा। अगर किसी एनिमल को जैसे ही अपन स्टिमुलस देते हैं तो वो एक रेस्पॉन्स दिखाता है और वो जो रेस्पॉन्स है वही उसका क्या होता है, बिहेवियर होता है। तो ये अपने पास इथोलॉजी के बारे में क्या होता है, एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है कि इथोलॉजी होता क्या है, ठीक है। अब हम एक चीज की बात करते हैं, चार्ल्स डार्विन के बारे में करते हैं, चार्ल्स डार्विन के बारे में कि चार्ल्स डार्विन ने इथोलॉजी या बिहेवियर के संबंध में क्या बात की।
तो सबसे पहले हम बात करें कि जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, वो दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस अर्थ पर केवल वही जीव सर्वाइव कर पाएंगे, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे जो अपने आप को अपने आने वाले वातावरण के अनुसार क्या करेंगे, ढाल लेंगे। ठीक है, तो नेचर अपना होता है, अपनी जो प्रकृति होती है, यह केवल उन्हीं अपने पास एनिमल्स को क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी जो उसके अनुसार क्या हुए, इवोल्यूट हुए, उसके अनुसार ही बदल गए। तो इन्होंने, जो चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने थ्योरी दी थी, वो थ्योरी कौन सी थी, वो थी सर्वाइवल आपको दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी किस पर डिपेंड थी, नेचुरल सिलेक्शन लॉ पर। किस पर, नेचुरल सिलेक्शन लॉ पर। ठीक है, इस पर ये क्या था, डिपेंड था। अब देखिए चार्ल्स डार्विन ने क्या किया कि जैसे जैसे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन होने के साथ साथ क्या हुआ कि जितने भी एनिमल थे, उन्होंने अपने बिहेवियर में क्या किया, चेंज किया। बिहेवियर में क्या किया, चेंज किया। और जैसे ही उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज किया, तो वो आगे जो आपके पास एनवायरमेंट आया, जो उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन थी, पहले जब फेवरेबल कंडीशन थी, उसमें वो एनिमल क्या कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था। परंतु जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हुआ, तो उस एनिमल को भी अपने बिहेवियर में क्या लाना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। और जैसे ही वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएगा, वो नए एनवायरमेंट के लिए क्या हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा, और उसको जो नेचर है वो सेलेक्ट कर लेगी कि ये क्या कर सकता है, आगे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही उसने अपने बिहेवियर में चेंज किया, तो उसका अडेप्टेशन क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अडेप्टेशन कैपेसिटी क्या हो गई, उसकी इंक्रीज हो गई। अब आप इस एग्जांपल को, आप इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे आपके पास एक रेगिस्तान में जो छिपकली होता है, वो छिपकली या लिजार्ड क्या करता है, उस लिजार्ड को मान लीजिए यह आपका रेगिस्तान है। ठीक है, इस रेगिस्तान में एक रीजन होता है, ये वाला रीजन, जहां मान लीजिए कोई आपके पास ट्री लगा हुआ है। ठीक है, यह आपके पास ट्री लगा हुआ है, और यहां पर आपके पास क्या है, रेत है। अब जब लिजार्ड क्या करती है, यहां पर एक लिजार्ड है, मान लीजिए ये एल, ये लिजार्ड जब इसका शरीर, बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इस लिजार्ड के बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो यह धूप सेकने के लिए क्या होती है, बाहर आ जाती है, और बाहर आकर अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और जैसे ही अपनी बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, और वापस उसको क्या तापमान ज्यादा महसूस होने लग जाता है, तो वो वापस क्या करती है, अपने बिल में चली जाती है, जो क्या होता है, शैडो या छाया वाले क्षेत्र में होता है। और जैसे ही छाया वाले क्षेत्र या उसके बिल के अंदर उसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट करता है, वो वापस क्या करती है, धूप में आती है, और जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, और फिर वापस कहां आती है, आपके पास छाया वाले क्षेत्र में। यानी कि धूप से छाया और छाया से धूप में जाना उसके बिहेवियर को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। और ये बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्स कौन है, रेस्पॉन्स कौन दे रहा है, यहां भी उसके बॉडी का टेम्परेचर है, वही रेस्पॉन्स दे रहा है। तो अपन ने जब पढ़ा था कि बिहेवियर तभी शो होगा जब रेस्पॉन्स दिखाया जाएगा, तो यहां इस छिपकली का क्या है, ये बिहेवियर है, छाया से धूप और धूप से छाया में जाना। और इसी के साथ ये क्या करती है, एक एडेप्टेशन भी है, अनुकूलन भी ये विकसित कर रही है, और एनवायरनमेंट के साथ क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। तो आपने सर चार्ल्स डार्विन था, उन्होंने यही एक थ्योरी दी थी, सर्वाइव ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी दी थी, जो नेचुरल सिलेक्शन लॉ पर आधारित थी। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे आपके एनिमल्स हैं, इन्होंने बिहेवियर में चेंज किया, और जैसे ही बिहेवियर में चेंज हुआ, तो इनकी एडेप्टेशन कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और एडेप्टेशन कैपेसिटी अगर इसकी बढ़ी है, तो इसकी सर्वाइवल कैपेसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सर्वाइवल कैपेसिटी भी क्या हो गई, इसकी इंक्रीज
हो गई। तो ये आपका हो गया क्या, इथोलॉजी। और इथोलॉजी में आपका सर चार्ल्स डार्विन का ने क्या बात बताई, तो यहां अपने पास इथोलॉजी का इंट्रोडक्शन खत्म होता है।